नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान जंग के बादल पूरी तरह से मिडल ईस्ट के ऊपर छाए हुए हैं। पूरी दुनिया इस इंतज़ार में है कि कब अमेरिका कोई इस तरह की स्ट्राइक करता है और ईरान कब जवाब देता है। क्योंकि ज़बानी धमकियों का तबादला तो मुतअद्दिद बार हो चुका। ट्रंप साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी वसीयत भी लिख दी है कि मुझे कुछ हुआ तो ईरान को नहीं छोड़ना। खामना ईसा का मैसेज आया, पूरे मीडिया के ऊपर स्प्रेड हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो अमेरिका एक बड़ी फील्डिंग लगा चुका है जनूबी मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर। अब $13 बिलियन का एक बड़ा बहरी बेड़ा मूव करवाया गया है। $1 बिलियन का और कुछ छोटे बहरी बेड़े हैं वो भी मूव किए हैं। इसके अलावा एक बड़े फ्लीट जहाज़ों के B-2 बम्बर्स वगैरह वगैरह, एक बड़ी फील्डिंग है जिसको देख के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान का नहीं, ये तो पूरे मिडल ईस्ट का बंदोबस्त करके अमेरिका आ रहा है। आगे होगा क्या? आलमी अमूर के माहिर और मरूफ तजियाकार साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान इस मामले को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नज़रें इस मामले पर लगी हुई हैं। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि असल मामला है क्या और अगर ये जंग होती है तो इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या होंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा सीनियर तजियाकार हैं, आप सब उनको जानते हैं, वो भी स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। शमशाद अहमद खान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, ये अमेरिका ईरान टेंशन क्या लग रहा है आपको कि क्या शक्ल इख्तियार करेगी? देखिए जुल्फ़िकार साहब, ये अमेरिका ईरान की टेंशन 20-25 साल पुरानी चीज है सर, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पे शुरू हुई थी। अगरचे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है ये अमेरिका ने ही इंस्टॉल किया था 1950 में, जब शाह था यहाँ पे। ओके, तो ये वाहिद मुल्क था मुस्लिम दुनिया का या थर्ड वर्ल्ड का जिसका न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो सारा अमेरिका ने इंस्टॉल किया था। ठीक है। लेकिन ये है कि इनकलाब आ गया। फिर इनकलाब के बाद तकरीबन 30 साल अमेरिका खामोश रहा, कभी जरूरत नहीं पेश आई, क्योंकि वैसे भी अमेरिका ईरान से डरता था। और उन 30 सालों में अमेरिका के हॉस्टेज क्राइसिस भी हुआ, कोशिश किया उनको फौजी तरीके से छुड़ाने का, वो नाकाम रहा। तो बिलाखिर फिर 2003 में जब छोटा बुश था वॉशिंगटन में, तो उस वक्त चूंकि अफगानिस्तान पे एक जंग शुरू की जा चुकी थी और 9/11 के तनाज़र में, और उसके साथ ही अमेरिका एक बहाना तलाश कर रहा था इराक को टारगेट करने का, और उन्होंने फौरन इराक पे भी हमला कर दिया। हालांकि उसके लिए कोई अमेरिका के पास किसी किस्म का मैंडेट यूनाइटेड नेशन की तरफ से नहीं था। ठीक, मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट की कि उस वक्त तक, और बल्कि उसके काफी देर बाद तक, जब तक ट्रंप नहीं आया, तो अमेरिका जो था वो यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता था और उसका हिस्सा था। अब ये चीज बदल गई है। अब ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को साइडलाइन कर दिया है, जैसा आप देख रहे हैं, और वो समझता है कि ही इज द वन हु शुड बी रनिंग द वर्ल्ड। जो वो कहेगा और वही होगा। समहाउ इसको ये इम्प्रेशन हमारे लोगों ने दे दिया है। मैं बताऊं आपको, हमारे लोग, अब समझ जाइए आप। जी जी, और जब इनकी मीटिंग हुई थी, आज जब भी मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं है, व्हाइट हाउस में हमारे जो ठीक, फील्ड मार्शल गए थे, लंच वंच हुआ था, और शहबाज शरीफ की भी मीटिंग थी, इकट्ठे जब मिले थे, तो इन्होंने टास्कर ये दिया था कि देखो, तुम ये आयन वाइन लॉ वगैरह इन सब को छोड़ो। हम 70 साल से 78 साल से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, तो तुम भी हमारी तरीके से दुनिया को चलाओ। अच्छा, तो ये उस वक्त फिर ट्रंप ने फैसला कर लिया कि यूनाइटेड नेशंस को मारो गोली, और मैं अपना चार्टर बनाता हूं। तो एक पर्सनलाइज्ड चार्टर बनाया इसने, जो एक सर्कस से कम नहीं है, और इसका हमें हिस्सा बनाया हुआ है।
जितने ममालिक हैं इसके अंदर, छोटे छोटे मुल्क हैं, उसमें कोई यानी कॉन्सिक्वेंशियल हैसियत के कोई ममालिक शामिल नहीं है। हत्ता कि ठीक। यूरोप का भी जो बड़ा कोई मुल्क है वो इसमें शामिल नहीं हुआ है। कोसोवो है, अल्बानिया है, इधर अजरबैजान है, इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, जिनको इसने नीचे लगाया हुआ है। और जो खलीजी रियासतें हैं वो तो इसके वैसे ही गुलाम हैं। ठीक है। ये उनका बादशाह है, वो खुद बादशाह है मगर ये उनका बादशाह है। तो ये उन सबको आगे लगा के इसने बोर्ड ऑफ पीस बना दिया हुआ है। और उसका ये कहा है कि वहां पे ये गाजा को रिजॉर्ट बनाएगा, कैसीनोज बनाएगा, ट्रम्प टावर्स होंगे। तो ये सारा तमाशा लगाया हुआ है और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। बस। ठीक। अच्छा, अब जबकि ये सारा सिलसिला शुरू हो गया, हमारे लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हमने जो सोचा था ये वो तो नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे फलस्तीन की रियासत की तो बात कहीं कोई कर ही नहीं रहा। इसराइल का जो सोल इस वक्त फोकस है वो है ग्रेटर इसराइल। ठीक है। ये अमेरिका, ट्रम्प का भी यही है। तो ऐसे ये ही। ग्रेटर इसराइल का सारा चक्कर चल रहा है और हम जैसे ममालिक इसके हत्थे चढ़े हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज मैं अपनी उस पोजीशन पे होता जिसपे मैं कुछ फैसला करवा सकता था, तो मैं कतई पाकिस्तान को इस मज़हका खेज सिचुएशन का हिस्सा ना बनने देता। ठीक। लेकिन आज हम बने हुए, और उसमें यह है कि ये सारा कुछ जो गाजा का है वो एक तमाशा है, कवर है। बाकी असल चीज ये है कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल कैसे बनाना है। लेकिन खान अब साहब, इसमें रशिया भी आपके साथ मिलने को तैयार है, बिहेव कर रहा है। चाइना आपका वैसे टेस्टेड फ्रेंड है। तो इनको छोड़ के आप अमेरिका के पास इस लेवल पे क्यों चले गए? क्या मजबूरी बन गई हमें? बहुत, यही तो मैं कहता हूँ, ये बहुत अक्सर ये कहा यह जाता है, ये कहते हैं कि अगर हम ना जाते तो इस फलस्तीनियों का कोई नाम लेने वाला इस बोर्ड में ना होता। अरे भाई, फलस्तीनियों का नाम तुम कैसे लोगे? तुम तो खुद एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहे हो जो जिसकी वजह से ईरान टारगेट बना हुआ है। देखिए ना, अब आप जरा सोचिए, ट्रंप ने इस वक्त ईरान को 10 दिन का नोटिस दिया हुआ है और कहता है कि अपने न्यूक्लियर बम खत्म करो। जीरो। ये इससे अब आप जरा थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए अपनी, आप कहां खड़े हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं रहा हूं इस पोजीशन में आज से कितने साल पहले, 28 साल पहले, 98 में मैं अच्छा। फॉरेन सेक्रेटरी था। तो उस वक्त इंडिया ने हमारे लिए एक ये जो होता है ना रास्ता नहीं छोड़ा था कि पहले 74 में इंडिया ने धमाका किया था न्यूक्लियर का। तो बजाय उसको कंडेम करने के, ये मगरबी ताकतों ने उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था। अच्छा। यानी उसकी तारीफ की थी। कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई कंडेमनेशन नहीं की थी। और फिर हमने शोर डाला। तो जुल्फकार अली भुट्टो थे 74 में जिन्होंने काफी शोर डाला। फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी लाइन अप किया प्रॉपर तरीके से, जिसके नतीजे में हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 80 की दिहाई में हमने हासिल कर ली थी। और ओके। हमने अपने जो होते हैं कोल्ड टेस्ट वगैरह वो कर लिए हुए थे। लेकिन वो 98 में हम इंडिया ने फिर दो धमाके कर दिए 11 मई 98 को। और उसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जिस जिस तरह हमारे पास जो एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन थी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसी तरह इंडिया की थी। मगर और इंडिया ने 74 में डिस्प्ले भी कर दिया था। मगर उसने दोबारा जब किया, देन देयर वाज नो वे दैट वी कुड नॉट हैव टेस्टेड। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने नवाज शरीफ साहब को यह कहा था, वी वर इन कजाकिस्तान ऑन दैट डे, जब 11 मई 98 को। तो ओके। मैं गया उनके कमरे में, कुछ बताया कि जी ये मुझे अभी फॉरेन ऑफिस से मुझे इतला आई कि इंडिया ने दो धमाके किए हैं। तो मैंने जाके जब नवाज शरीफ को बताया कि हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर हम की करना है। तो मैंने उनको कहा कि जी हमें अब टेस्ट करने हैं अपने, और उसकी तैयारी हमने की हुई थी सारी। मैंने कहा जी वी हैव टू रिस्पॉन्ड। ओके। और मैं कहा था कि आपको ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा और
मगर आपने कोई प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करना और हिस्ट्री में आपकी जगह बन जाएगी। तो इससे वो समझ गए थे कि ये एक वाकई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ओके। तो हुआ ये कि प्रेशर इतना आया, आज से बढ़ के ज्यादा प्रेशर था जितना आज ईरान पर है, इससे बढ़ के उस वक्त ये था कि इस तरह लड़ाई की या सेवंथ फ्लीट वगैरह की धमकियां नहीं थी। वो सेवंथ फ्लीट की धमकियां 1971 तक आती रही थी। अच्छा खान जब साहब ये बताइएगा कैटेगोरिकली कि ये धमकियों से बात आगे जाएगी, हमला होगा ईरान के ऊपर? नहीं होगा। नहीं होगा। मैं जाती तो कह रहा हूं ये धमकियां हैं। ओके। मैं अब तारीख से निकल के आपको साफ बात कर रहा हूं कि ये जितना मर्जी धमकियां दे ले, नतीजा होगा अगर बिलफर्ज ट्रंप ये बेवकूफी कर भी लेता है, और वो बेवकूफियां करता है, उससे आप कोई चीज बैद नहीं है, ये मैं बता दूं। क्योंकि उसमें ना सियासी शऊर है, ना डिप्लोमेटिक फिनेस है, ना वो डिप्लोमेसी जानता है, ना पॉलिटिक्स जानता है, बिल्कुल ठीक। और ना उसको एथिक्स और मोरालिटी का कोई शऊर है। उसने यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल टोटली साइडलाइन कर दिया हुआ है और कह दिया हुआ है कि इट मीन्स नथिंग। अगरचे अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को तो वैसे ही नथिंग क्या जीरो बना दिया हुआ है, सारे बड़े फैसले तो खुद करता है, लेकिन बहरहाल अब ये है कि ना सलामती काउंसिल की कोई रेलेवेंस है, ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी इंटरनेशनली कोई एंटिटी कोई रही नहीं है, और ट्रंप ने अपनी एक खुद पर्सनलाइज्ड एंटिटी क्रिएट कर दी है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस का बिल्कुल चार्टर। ठीक है। शमशाद अहमद खान साहब, आपने जो बड़ी ज़बरदस्त कैटेगोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है कि ये गीदड़ बबकियाँ लगाता रहेगा लेकिन हमला नहीं करेगा। पाशा साहब, आपका क्या ख्याल है? एजाज आलम साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। पाशा साहब, आपके ख्याल में जो शमशाद खान साहब ने कहा, बड़े तजर्बाकार सफारतकार हैं, आप इत्फाक करते हैं? शमशाद अहमद खान साहब ने बहुत तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए हैं, और इन्होंने जो ग्रेटर इसराइल का ज़िक्र किया है, ये सिलसिला यहूदियों ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट पिछली सदी के मिड में, ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है उसको शुरू किया गया था, और उनका टाइटल, उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हम एक अजीम रियासत बनाएंगे जहाँ पर बनी इसराइल जो है वो बसेंगे। ओके। और इस जो उन्होंने ये मनसूबाबंदी की पिछली सदी के अंदर, वो एक किताब की सूरत में रूस के एक जर्नलिस्ट ने शाया कर दी थी। खुफिया मनसूबा जो उनका था, अब तो खैर वो इसराइल के वजीर आजम ने, जिसको जूज प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जी, प्रोटोकॉल्स ऑफ लर्नड एल्डर्स ऑफ ज़ायनिज़्म, ज़ायनिज़्म, वो किताब शाया हो गई थी। उस पर मिडल ईस्ट में भी पाबंदी अरबों ने लगा दी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स में बिल्कुल उन्होंने स्टेप वाइज बताया था कि हम कैसे अजीम इसराइल को बनाएंगे, और उसके अंदर एक नक्शा भी दिया गया था ग्रेटर इसराइल का, जिसका जिक्र ये 4-5 दिन पहले तुल अबीब में जो अमेरिकी सफीर है हकाबी, ओल्सन हकाबी, उन्होंने भी जिक्र उसका किया है कि फरात से नील तक की जो सरजमीन है वो बाइबल के मुताबिक जो है वो उनकी है। तो ये नक्शा उन्होंने, इस सरजमीन का जिक्र जो है उन्होंने अपने उन प्रोटोकॉल्स के अंदर आज से 100 साल पहले। यानी आपको लगता है कि एक आलमी जंग स्टार्ट होगी? कुछ भी नहीं होना, अगर ट्रंप की कुछ भी नहीं होना। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसराइल 1917 से ऑनवर्ड जो है यहूदी जो है वो अपने उस मंसूबे पर अमल कर रहे हैं, और उन्होंने जो नक्शा ग्रेटर इसराइल का बना रखा है उसके मुताबिक वो एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब उनकी, अब ये कोई साजिश नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये ट्रंप को जो हम कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ सा है और जी इसको तमीज नहीं है और जी ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक ये एवेंजलिस्ट है। यानी ईसाई फिरका जो एवेंजलिस्टों का है वो ग्रेटर इसराइल के, यानी वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। और इसराइल जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इसराइल उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसकी हिफाजत करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके वफादार उनकी ड्यूटी में शामिल है। और ये सिर्फ सियासी तौर पे नहीं है,
वो मजहबी तौर पर भी इस चीज को ऑन करते हैं और वो उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। Okay. हमारा इस मामले में हमारे अरब और अजम के मुसलमान उनको रत्ती बराबर इस चीज की देखें। अब ये जो उन्होंने हकाबी ने जो बात कही है, ठीक है, कि ये फलस्तीन, ये बड़ी अलार्मिंग है, लेकिन इस पे सऊदीया से भी रिएक्शन आया। उस रिएक्शन की कोई हैसियत नहीं है, कंडेमेशन कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, कोई हैसियत नहीं। असल चीज ये है कि उन्होंने हवाला दिया है एक अपनी मुकद्दस किताब का, ठीक, बाइबल का। कुरान क्या कहता है, हमें उसका हवाला देना चाहिए। हमारे पास भी मुकद्दस हवाले हैं, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि हम अपने आप को चाहते हैं कि हम नहीं, हम लादीन हैं। हमारी हालत बस ऐसे है ना, कमजोरी है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। एजाज आलम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, और आरिफ चौधरी साहब ने और आरिफ अब्बासी साहब PTI से ताल्लुक़ है। आरिफ चौधरी साहब मारूफ वकील हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाज आलम साहब, आपके ख्याल में ऐसे ही लगता है कि ट्रंप बस धमकियां दे रहे हैं, कोई अटैक नहीं करेंगे जैसे शमशाद अहमद खान साहब ने कहा? देखिए जी, शमशाद अहमद खान साहब ने बड़ी तफसील से बात की है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो बात की है वो बात लगती तो दुरुस्त है, लेकिन ओवरऑल जो इस खित्ते की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी भी नहीं है कि अमेरिका ने भी पूरी तरह अपनी तैयारी और उधर अपना $1 बिलियन लगा दिया, $1 बिलियन। और उसके साथ साथ सिर्फ अमेरिका की तैयारी नहीं है, ईरान भी मुकम्मल तैयारी कर रहा है और उसका जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसका चाइना के साथ मुआहिदा जो है बिल्कुल होने के करीब है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ जिसमें वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोनों तरफ से ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो जो है काम है। और बाकी जो कशीदगी को कम करने की जो जेनेवा में हो रही है मीटिंग्स, उसको कम करने की ये कोशिशें भी जारी हैं। ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि जंगें तो यकीनी तौर पर इस खित्ते के लिए और पूरी जहाँ भी इसका हल नहीं है, ठीक। तो लेकिन ये गीदड़ बग्गियों से आगे मैं समझता हूँ कि जब अना की बात आ जाती है ना, मैं समझता हूँ कि ट्रंप इसको अगर अना का मसला बनाएगा तो वो ज़रूर हमला करेगा, मेरे ज़ाती ख्याल में। आरिफ चौधरी साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है आलमी मामलात के ऊपर, सियासत के ऊपर, और ख़ासकर ट्रंप को यकीनी तौर पे आप भी स्टडी करते हैं। ये किस अजीब कमाश का आदमी है, कमाश पे बड़ा सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ, तबीयत कहना मुनासिब नहीं है, तो आपको पता है अजीबो गरीब आदमी है, जो कुछ उसका रिकॉर्ड अब तक सामने आ चुका है। तो आपके ख्याल में ट्रंप साहब गीदड़ बबकियों तक रहेंगे, या शमशाद खान साहब ने जो बात कही है वो हमला नहीं करेंगे, बस आंखें उनके दिखाएंगे और अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करेंगे? मैं आपको अर्ज करूं कि शमशाद अहमद खान साहब इस मामले में अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं चीज़ों को, जितना उनका तजुर्बा है हमारा किसी का भी शायद वो तजुर्बा नहीं है, ऐसे तो उन्होंने बजा कहा। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है जो समझनी चाहिए हमें, वो ये है कि ट्रंप की शख्सियत के बारे में ये कहा गया है कि मैं जिसको प्यार करता हूं उसी को मार देता हूं। तो हम इस मामले में ये जो अपनी ऑप्शन सारी क्लोज करके ट्रंप के जा झोली में गिरे हैं और वही कश्ती जो है उसमें हम सवार हो गए हैं, अपनी कोई ऑप्शन हमने बाकी नहीं छोड़ी। हमें बड़ा जरूरी है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली वाइज होना और अपनी सिचुएशन को, आपको याद होगा कि उस वक्त भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद थी और हम ये जिस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे वो फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, उस वक्त भी हमने बगैर सोचे समझे उसको, जिसको आप सारे कह रहे हैं कि ये जहाद नहीं था, ये अमेरिका की जंग थी, लेकिन उस वक्त हमने बिल्कुल अमेरिका का वो साथ दिया कि जिसमें हमने दोनों ताकतों में से, यानी टूवर्ड्स ट्राइपोलर वर्ल्ड की बजाय हमने इसे यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने में पूरा भरपूर अपना रोल अदा किया। और ये बिल्कुल ना समझा कि जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाएगी तो उस वक्त हमारी हैसियत क्या हो जाएगी, और वो बाद में जो कुछ हुआ हमारे साथ वो सबके सामने है। लेकिन हम चूंकि आदत हमारी बन गई है कि हम तारीख से सबक बिल्कुल नहीं सीखते, लिहाजा हम वही, और शायद हम मोमन भी उसी अंदाज में नहीं है कि जिस एक सुराख से एक दफा डसा जाता है मोमन, वो दोबारा वहां कदम नहीं रखता। हम उसी सुराख से दोबारा डसे जा रहे हैं और बार बार एक तरफ आदी हो गए, बार बार डसे जाने।
इसराइल के साथ ताल्लुकात इंडिया के, और वो दौरा जो है इस वक्त इमीडिएटली यानी जो कर रहा है अपना मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां इसराइल का, वो और इसका नतीजा क्या होगा कि अल्टीमेटली इंडिया, अमेरिका, इसराइल ये एक है, और हम अपने लिए ऑप्शंस जो है वो कम से कम करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ज्यादा है, क्योंकि बाकी अमेरिका के साथ क्या होगा जब ईरान के ऊपर वो हमला करेगा, या कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसके असरात और उसके मुजबरात क्या होंगे, ये एक अलहदा बहस है। ठीक। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नजदीक जो बहस है वो ये है कि क्या हम इस खित्ते में रहते हुए और बतौर पाकिस्तान के, क्या हम ये सारी ऑप्शन एक तरफ क्लोज करके, और ये भी नहीं देख रहे कि दुनिया में इस वक्त ये जो तीन कुव्वतें आपस में इकट्ठी हो गई हैं अमेरिका के खिलाफ, जिसमें रशिया है और बाकी दो ममालिक हैं, यानी जो इस वक्त ताकतवर ममालिक है, चीन है, हाँ जी। तो ये कुव्वतें इकट्ठी होकर, और फिर जो ये भी नहीं देख रहे कि यूरोप जो है वो इस मामले में ट्रंप का उस तरह साथ नहीं दे रहा, काफी हद तक यूरोप नहीं दे रहा, वो भी चीन इस नहीं दे रहा, मामले में रशिया नहीं दे रहा, यूके नहीं दे रहा, सऊदी अरब मोहतात है। हाँ जी। तो हम इस मामले में हमें इससे मिलेगा क्या, हम हासिल क्या करना चाहते हैं? और एक ऐसा शख्स जो एक लम्हे में बदल जाता है, बिल्कुल ठीक। ना उसका कुछ सोच है, यानी एक जिसके साथ भी उसका तल्लुका, इलॉन मस्क के साथ उसने क्या किया, अपने बेहतरीन जो दोस्त होते हैं उनके साथ जो वो करता है, और जो मकासद हमसे वो हासिल करना चाहता है, और जिस तरह हमारी क़यादत ने अपने आप को उसके सुपुर्द किया है, ये वो मकासद सारे पूरे कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल लेकिन ठीक। जब आप किसी की तवक्कुआत बढ़ा देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि आपको उनमें बिल्कुल से सही। कोई तवक्कुआ अगर उससे पूरी चौधरी साहब, नहीं बिल्कुल होगी, आपकी बात, तो आपका वो हद पूरा करेगा। आपकी बड़ी लॉजिकल बात है। आरिफ अब्बासी साहब, पहले हमने अमेरिका को रुखसत किया काबल से और फैसिलिटेट भी किया और बैंड बाजे के साथ उनको रवाना किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब बड़े बेचैन हैं, वो कहते हैं जी काबल एयरपोर्ट अमेरिका को दे दें, और ये नहीं समझ आ रही कि अब दोबारा हमारी ख्वाहिश है कि अमेरिका दोबारा आके इधर बैठ जाए। चाइना से जो हमारी दोस्ती है, रशिया से जो हमारे रिलेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को बकौल आरिफ चौधरी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं उसके दो तीन पहलू हैं। एक माशी पहलू है, इक़्तिसादी पहलू, और एक सियासी पहलू है, और एक कुछ मिडिल ईस्ट की वजह से मजहबी जो मामलात हैं, स्पेशली जो रिसेंटली एम्बेसडर का बयान आया है, वो उसमें कुछ चीज़ें मजीद पेचीदा हो गई हैं। आपने अफगानिस्तान के बारे में सवाल किया। देखें जी, 1979 से ऑनवर्ड जिस तरह हमें धकेला गया इस दलदल में, और जो नुकसान हमने अफगानिस्तान में इन्वॉल्व होने की वजह से माशियों, सियासियों, जानी नुकसानातों, शायद दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने किसी बेगानी जंग में इतना नुकसान नहीं उठाया। हमारी खारजा पॉलिसी टर्नओवर हो गई, हमारे दाखिली मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए, हमारे इक़्तिसादी मामलात दरगू हो गए। हमारा जो एक पेथ था जिस पे हम चले आ रहे थे, माशी हो, सनती हो, वो सारा डिस्टर्ब हुआ 1979 में इस बेगानी जंग में। चंद नाअक़ब अंदेश जो इसको डेप्थ कह रहे थे स्ट्रेटजिकल, उनकी इंतहाई बेमाना गलती की वजह से हम आज 50-60 साल हो गए ये अजाब भुगत रहे। तो मैं समझता हूँ हमें जितना दूर रहा जाए इससे, अफगानिस्तान के मामलात से, अपने कौमी मफादात को प्रोटेक्ट करते हुए, हमारे लिए इतना अच्छा है। हमारा वो जो एक सोच थी, एक नजरिया था, वो डेप्थ का, वो एक ख्वाब था, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। वो कुर्बानियां हमने दी, नुकसानात हमने किए, फायदा वो जो इंडियन मतलब जो उनके करीब भी नहीं गया, जिसके इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, आज सम्राट उस जंग के वो समेट रहा है, या यूरोप समेट रहा है, या अमेरिका समेट रहा है। एशिया के टूटने से किसको नुकसान फायदा हुआ? हमें कौन सा फायदा हुआ? तो मैं समझता हूँ एक बेअक्ल, इंतहाई बेहुदा ये हमारा एक्ट था जो अफगानिस्तान में जाना, और इससे जितना दूर रहे बच्चे हमारे इतने मुफाद। ओके नाज़रीन, यहाँ लगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला शुरू करते जहाँ पे ख़त्म किया था।
शमशाद अहमद खान साहब, वाकई आप एक अथॉरिटी हैं, आपकी बातों से हमेशा हमें रहनुमाई मिलती है। ये ज़रूर ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा कि एक तो अगर ये जंग होती है, आपने तो कहा कि नहीं होगी, पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, और दूसरा ये है कि हमने इतनी जल्दी इसमें क्यों की, चाइना और रशिया के साथ हमें इसको मशरूत कर देना चाहिए था, और क्या सऊदी अरब जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है सारे मामले में? पहले तो ये है कि हमारी जो पोजीशन रही है अभी हालिया बहरान में, जो गाजा के हवाले से, तो खारजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि हमने अभी तक अपनी जो कांस्टेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी कर रहा है उसको फॉलो किया है। और उसकी वजह यही है कि हमारे फॉरेन ऑफिस में उन्होंने बाकायदा इनको इस बात पर मजबूर किए रखा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। उस लिहाज से हमारा ईरान के हवाले से और इसराइल के हवाले से वही पोजीशन रही है जो हमारी हमेशा रहती थी। सर, लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो बात अभी जहां पर अब पहुंच गई है, जहां जिक्र हुआ बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, तो वो जरूर एक सिचुएशन पैदा हो गई है कि हमने इतनी कुर्बत डोनाल्ड ट्रंप की ले ली है कि जो जिसकी ये बाकायदा अब नोन शोहरत है कि वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा होता है, तो तब्दील होते वक्त नहीं लेता, और किसी वक्त भी वो तब्दील हो सकता है, और इसका अंदाजा हो गया है हमारे लोग। और दैट्स वाई आपका प्राइम मिनिस्टर आज जहाज लेके फिर रहा है, मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के दारुल के दौरे कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक गलत फैसला हो गया है बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन के। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ भी कर सकता है। यानी उसने जो ईरान के खिलाफ जो इसराइल की पॉलिसी थी, उसको ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो शुरू से पहली टर्म से ये कर रहा है, ये कोई नई इस टर्म में नहीं है, ये इसको सिलसिला पहली टर्म में शुरू हो गया था। आते ही उस वक्त 2016 में शुरू हुई थी और 20 जनवरी 2017 में इसने चार्ज लिया था। सबसे पहला काम जो इसने किया था वो ये था कि जो अमेरिका ने अपने सलामती कौंसिल के जो 4 पार्टनर्स थे और जर्मनी के साथ मिलकर इस ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट किया था। सर, 2006 से 2015 तक 9 साल लगे थे उस एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने में, और वो बड़ा अच्छा डील फाइनली नेगोशिएट हो गया, साइन हो गया जुलाई 2015 में, और वो साइन कर दिया था। इसने आते ही 2017 में उस डील को स्क्रैच किया, क्योंकि नेतन्याहू ने पहले दिन से कह दिया था कि मुझे ये डील बिल्कुल कबूल नहीं है। तो ये नेतन्याहू का गुलाम है। गुलाम तो सारे ही होते हैं उनके अमेरिका के, लेकिन ये हद से ज्यादा है। तो और वो जाहिर है कि एप्स्टीन की जो सारी नेटवर्क है ये उसका हिस्सा है। तो इसने आते ही उसको डील को खत्म किया। इमीडिएटली उसके बाद फिर इसने जेरूसलम को इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा रिकॉग्नाइज किया, जो आज तक किसी अमेरिका के सदर को न जुर्रत हुई थी न तौफीक हुई थी, वो रिकॉग्नाइज कर दिया, और फिर अपना सफारत खाना जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया। यानी इसने बहुत धड़ेबाजी शुरू करके जो नेतन्याहू की ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी। ये पहली टर्म की बात कर रहा हूं। और उसके बाद फिर फाइनली टू फर्दर अपीज इसराइल, उसको नेतन्याहू को कहा कि मैं तुम्हें मजीद रिकग्निशन करवाने के लिए मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से अभी प्रेशर डालूंगा। तो इसने अब्राहम अकॉर्ड्स का सिलसिला शुरू किया पहली टर्म में, और उसमें इसने कुछ इस्लामी ममालिक थे जिनसे रिकग्निशन ले ली। सऊदी अरब वाज वन ऑफ देम, करनी थी उसने, मगर वो लास्ट मिनट बैक आउट, क्योंकि उसके सऊदी अरब के अंदर इख्तलाफ इतनी मुखालफत थी कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो उसने ये कह दिया कि जब तक कोई बड़ा और इस्लामी मुल्क नहीं करे तो मैं नहीं करूँ। तो इस तरह पहली टर्म में इसका एजेंडा अधूरा रह गया ट्रंप का। ट्रंप ने अभी ये इख्तिदार में दूसरी टर्म इसकी शुरू नहीं हुई थी तो गाजा में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि फलस्तीनियों को पता था कि इसने आते ही पहला काम ये करना है, सऊदियों से रिकॉग्नाइज करवाना है और अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे लेके जाएगा, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम। उन्होंने प्रिएम्प्टिव
एक कदम के तौर पे हमास ने इसराइल के साथ झगड़ा ले लिया, लड़ाई ले ली, और नतीजा हुआ कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर फलस्तीनियों को जेनोसाइड का निशाना बनाया, बहुत टारगेट किया उनको, 90,000। और ये मामला लंबा हो गया, बस लंबा हो गया। तो अब सिर्फ ये है कि अब जहां हम फंस गए, मैं तो देखिए, मुझे ये नहीं कि ईरान पे आज खतरा है, मैं कह रहा हूं कि ईरान के हवाले से नेक्स्ट टारगेट हम होंगे। बिल्कुल आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त इसने ईरान को कहा है, धमकी जो दी है, नोटिस दिया है कि मैंने जीरो तुम्हारी होगी न्यूक्लियर, वो नहीं रखनी, टॉलरेट नहीं करनी। ईरान ने ये है कि ईरान पर प्रेशर था इसका, डोनाल्ड ट्रंप का, कि मिसाइल खत्म करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर की बार बार कर रहा है कि जीरो कर लेना है ईरान की कैपेसिटी, तो वो फिर अगला टारगेट हम होंगे। मैं बस पाशा साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर ये हमला करता है तो मुसीबत है, अगर ये हमला नहीं करता बिल्कुल तो ठीक मुसीबत है। शमशाद खान साहब, ये बहुत ही अहम बात आपने की है कि नेक्स्ट बारी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। पाशा साहब, अच्छा, ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब थोड़ा सा मैं अगर ऐड करना की इजाज़त दें कि असल बात ये है कि ये जो इनकलाब ईरान है, इसकी बुनियाद फ्रांस थी, जो वेस्ट का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मरकज़ है। और अगर आपको मैं याद दिला दूं कि जो क्रूसेड्स थे, जो सलीबी जंगें हुई थी, उसके अंदर भी जो मरकज़ी किरदार अदा किया था ईसाइयों को जमा करने का, इकट्ठा करने का और मुतहदा फ़ौज लॉन्च करने का, तो वो फ्रांस ने किया था। और ये फ्रांस ही था जिसने इमाम खुमैनी की जो तहरीक थी शहनशाह ईरान के ख़िलाफ़, उसको कामयाब कराया। और इमाम खुमैनी जो हैं वो फ्रांस से ही फ्लाई करके तेहरान में आए थे और उन्होंने टेक ओवर किया था। ये पस मंजर ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब देखिए, अमेरिका का सिंस 79 जब से इनकलाब ईरान आया है, ईरान के साथ, ईरान की थियोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ जो है वो मतक्का लगा हुआ है, लेकिन ईरान को कोई कैपिटल लॉस अभी तक नहीं हुआ। अमेरिका कई दफ़ा, अमेरिकी इंतजामिया मुख्तलिफ जो है वो ईरान पर हमलावर होने का दावा करती रही है। अभी रजीम चेंज में तो बड़ा ब्लडशेड हुआ है, 30,000 लोग कहते हैं मारे गए। किधर? ईरान के अंदर। ये ईरान की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ईरान के अंदर ही सियासी अनासर ऐसे हैं जो कि ईरान की जो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको नहीं मानते। ही उनका इंटरनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पाशा साहब आपने ऐड कर दी। एक छोटी सी अगर इजाजत दे दें, अमेरिका के अज़ाइम इस वक्त जो वॉर एस्केलेशन की जा रही है, उसमें क्या हुआ, गजा की जंग के अंदर जो इसराइल ने जीनोसाइड किया, जो नस्ल कुशी की फलस्तीनियों की, उस पर तवज्जो हट गई लोगों की। गजा का अमन बोर्ड जो है उसके बारे में जो अप्रोर हो रहा था वो दब गया और वो चीजें आगे बढ़नी शुरू हो गई और आलमी मीडिया की तवज्जो जो है वो ईरान पर हमले की तरफ हो गई। इजाज़ आलम साहब, ये बहुत ही ब्रीक बात कर गए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या सिचुएशन है, ऐसा ही है? देखिए, सिचुएशन तो रोज़ बरोज़ चेंज होती बदलती जा रही है। अभी देखें कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फिर शुरू हो गए हैं, तो यकीनी तौर पर जारी बात है कि वहाँ पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी अपना काम कर रही है। तो जो बात है कि इसके बाद पाकिस्तान टारगेट होगा, तो मेरे ख्याल में तो ऐसा, शमशाद साहब तो जारी बात है, इसका हमें अथॉरिटी है जी, लेकिन मेरा एक अदना सा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने अब तक जो देखा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन जो है, बड़े रिलेशन जो है वो इस तरह कभी भी नहीं थे जिस तरह अब है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो ट्रंप ज़ाहिरी तौर पर ये, इसमें तो कोई शक नहीं ओके, इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात राहत साहब, आप देखें इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी, और पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा शिकार है, और अमेरिका उनको $40 मिलियन हर हफ्ते दे रहा है। अब तक $4 अरब से ज्यादा रकम जो है
वो तालिबान रजीम को दी जा चुकी है। ये सुभान क्या अल्लाह। है? आरिफ चौधरी साहब, दोस्तों का ख्याल है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। शमशाद खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ईरान एक शील्ड है, ईरान अगर रास्ते से हटता तो पाकिस्तान की बारी है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने फरमाई, इसलिए कि पाकिस्तान की बारी आने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उसकी वजह यह कि इस खिते में अगर कोई उनके लिए थ्रेट हो सकती है तो वो बाकी मुस्लिम ममालिक तो नहीं है, वो ईरान है। और ईरान के बाद अगर कोई न्यूक्लियर थ्रेट हो सकती है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, इसके ऊपर नजरें आज की नहीं, इसके ऊपर जब से ये पाकिस्तान ने ये कैपेबिलिटी हासिल की है उस वक्त से है। और आप जरा अंदाजा करें कि जब ईरान और के खिलाफ महाज बनता है और इंडिया जो है, इंडिया और इसराइल एक हो जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी वो हमें बचाएगा? और बिल्कुल जो सही। हमने वादे किए आरिफ चौधरी साहब, वो तो है ही, क्या हम सारे इसराइल, पूरे कर सकेंगे? यूएसए, भारत तो है ही एक, वो तो तीनों का ट्राइका है। और हमें गलतफहमी है कि वो अलग अलग है। अब्बासी साहब, आपके ख्याल में भी पाकिस्तान की बारी है अगली? हाँ देखें जी, आप बुनियादी मकसद समझें कि अमेरिका को ईरान से प्रॉब्लम क्या है। बुनियादी तौर पे इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है और उस खिते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या ईरान को अगर अमेरिका या इसराइल खुदा ना खास्ता कमजोर कर देते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं, इसराइल महफूज हो जाएगा? नहीं। जब तक इस खिते में इसराइल की बालादस्ती कायम नहीं होती, ये इस खिते की उसको डिस्टेबलाइज करने में लगे रहेंगे। उसके आगे कोई भी ताकत, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके असर रसूख के असरात से इंडिया और इसराइल को चूंकि प्रॉब्लम्स है और अमरीकी मफादात वाबस्ते, आप माने या ना माने, बिल्कुल ठीक। हमसे ज्यादा अमरीकी मफादात। अब्बासी साहब, बिल्कुल ठीक है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जहाज आलम साहब, पाशा साहब, शमशाद खान साहब स्पेशली, और अब्बासी साहब और आरिफ चौधरी साहब। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।